चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। हम लास्ट टाइम जो आपके साथ जो हम बात कर रहे थे, हम देख रहे थे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जहाँ पर हमने पहला वाला फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स पर हमने बात कर ली थी, गिविंग क्रेडिट और लोन इस पे हमने बात कर ली थी, जहाँ पर हमने चर्चा करी थी टर्म्स लोन आउटराइट लोन्स पर। बुक पे ध्यान दो यार। कैश क्रेडिट पर हमने बात करी थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ पर भी हमने बात करी, हाउसिंग बिल्डिंग और होम लोन पर हमने बात करी थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर हमने बात करी जैसे कि कार लोन था, एजुकेशन लोन पर हमने बात करी थी और लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हमने बात करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो हमको बात करनी है वो है हमारे पास डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर थर्ड जो फंक्शन है वो क्या है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ध्यान से इस चीज को समझना। आपको क्या करना है, दिमाग में इस चीज को समझो कि एक तरफ दिखना चाहिए आपको सेलर, दूसरी ओर कौन दिखना चाहिए, परचेजर दिखना चाहिए। समझ में आ रही है बात? एक तरफ कौन दिखेगा आपको, सेलर, दूसरी ओर कौन दिखने वाला है आपको, परचेजर दिखने वाला। अब एक ट्रांजेक्शन को आप समझो कि हमारे यहाँ पर क्या करा, सेलर ने क्या करा, कुछ सामान बेच दिया। किसको बेच दिया भैया, परचेजर को बेच दिया। चाहे आप परचेजर बोल लो चाहे बायर बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, सेलर ने क्या करा, कुछ सामान बेचा। किसको, परचेजर को। कितने रुपए का सामान बेचा, हम बोलते 1 लाख रुपए का सामान बेचा। इतनी यहाँ तक बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। सेलर ने क्या करा, 1 लाख रुपए का सामान बेचा। किसको, परचेजर को। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हुई है, जो बाइंग एंड सेलिंग हुआ है, ये हुआ है क्रेडिट पर। किस में हुआ, उधार पर हुआ। और इन दोनों के बीच पर एक बिल बन गया। ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच पर एक बिल बन गया। उस बिल को जब मैं देख रहा हूं तो वहां पर दिख रहा है कि सेलर ने क्या करा कि परचेजर को 1 लाख रुपए का सामान पे बेचा, और वो क्या करेगा, इस बिल में 90 डेज बाद पे पेमेंट करेगा। ध्यान से समझना, पेमेंट अभी नहीं हो रही है, अभी हमने बेच तो दिया, लेकिन पेमेंट कब होने वाली है, 90 डेज बाद पेमेंट होने वाली है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, दिमाग में बात हो रही। तो सेट सेलर दिख रहा है, परचेजर दिख रहा है, 1 लाख रुपए की सेल दिख रही है। उसके बाद ये दिख रहा है कि एक बिल है, जिस बिल में भैया सेलर को पैसा मिलेगा कितने दिन बाद, 90 डेज बाद। ठीक है, आगे बढ़ते कहानी पर। अब सेलर को क्या हुआ, कुछ दिनों बाद पैसों की रिक्वायरमेंट हो गई। सपोज करते हैं उसको 10 ही दिन बाद पैसों की अर्जेंट को रिक्वायरमेंट हो गई, लेकिन अब उसको पता है कि जो सामने वाला जो परचेजर है, जो बायर है, वो कितने टाइम बाद देगा पैसे, 90 डेज बाद देगा। तो इसने क्या करा, इस बिल को लेके वो चल गया किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास चल गया। ध्यान से मेरी बात समझना, कौन गया, सेलर गया। सेलर गया इस बिल को लेकर किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। और कमर्शियल बैंक को कहा कि सर आप इस बिल को रख लो, इस बिल में मुझको 90 डेज बाद पेमेंट हो जाएगी, आप मुझको अभी कुछ पेमेंट दे दो। समझ में आई बात? तो यही वाला काम कमर्शियल बैंक ने कहा, ठीक है एक काम करते हैं कि हम इस बिल को रख लेते हैं। अब ध्यान से समझना, कमर्शियल बैंक ने क्या करा, वो जो 1 लाख रुपए का बिल था उसको अपने पास रख लिया, और इनको बदले पर क्या करा, आज की डेट में 99,000 रुपीज दे दिए। ध्यान से समझो, 1 लाख रुपए का जो बिल था वो कमर्शियल बैंक ने अपने पास रख लिया, और आज की डेट पर सेलर को कितने रुपए दे दिए, 99,000 रुपीज से उनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक जो 1,000 रुपीज का डिफरेंस आपको दिख रहा है, इसके लिए मैं नाम बोल रहा हूँ डिस्काउंटिंग चार्जेस। ध्यान से समझना, बैंक ने एक तरीके की सर्विस दी ना, बैंक ने एक तरीके की सर्विस दी, किसको, सेलर को दी, और उस सर्विस के बदले पर जो बैंक ने अपना कमीशन चार्ज करा है। ध्यान से समझना, बैंक ने एक तरीके की सर्विसेज दी, मतलब 90 डेज से पहले पैसा सेलर को दे दिया। तो एक तरीके की जो सर्विस दी उसके बदले पर बैंक ने क्या करा, कमीशन चार्ज करा। इस कमीशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं। जब आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कोई दिक्कत। अब 90 दिन बाद बैंक क्या कर लेंगे, 1 लाख रुपए कलेक्ट कर लेंगे, किससे, परचेजर से। सिंपल सिंपल सी बात है। अगर इस तरीके की कहानी हो रही है, इस तरीके की बात हो रही है, तो ये हमारे पास फंक्शन नंबर 3 आ गया आपके बुक के हिसाब से। ये क्या है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आ रहा समझ में? अब अपनी बुक से इसको एक बार रीड करके देख लो। नेक्स्ट फंक्शन देखो, नेक्स्ट वाले पेज में देखना। सॉरी, पेमेंट फैसिलिटी थ्रू चेक। अब क्या कर रहा है कि बैंक हमको एक और फैसिलिटी दे रहा है कि हम क्या कर, फैसिलिटी किस तरीके की, हम पेमेंट कर सकते हैं। हम पेमेंट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, चेक की हेल्प से। याद रखना, और चेक इशूड कौन करता है, चेक हमारे पास कमर्शियल बैंक इशू करते हैं। जैसे कि आपने पंजाब नेशनल बैंक का चेक देखा होगा, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक देखा होगा, आपने HDFC बैंक का चेक देखा होगा, या फिर जिस भी बैंक के साथ आपकी बैंकिंग है वो आपको चेक बुक इशू करेंगे। ठीक है, आप इस चेक बुक का इस्तेमाल किस लिए करोगे, किसी को अगर मुझको कोई पेमेंट करनी हो तो मैं इस चेक की हेल्प से पेमेंट कर सकता हूं। तो ये फोर्थ फंक्शन है किसका, कमर्शियल बैंक का, जहां पर हमें पेमेंट फैसिलिटी मिल रही है कि हम चेक के थ्रू क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट सिमिलर ही है इससे, वो है भैया ट्रांसफर ऑफ फंड्स। बैंक क्या कर सकता है कि भैया एक जगह से दूसरी जगह पर जब हमको फंड्स ट्रांसफर करने हो, सपोज करते हैं मुझे अगर दिल्ली से मुंबई पे कोई फंड ट्रांसफर करना हो, तो मैं बैंक की हेल्प से उन फंड्स को ट्रांसफर कर सकता हूं। मतलब एक जगह से कभी दूसरी जगह पर पैसे ट्रांसफर करना हो तो मैं बैंक की हेल्प से कर सकता हूं। ठीक है, बैंक का एक फंक्शन ये भी है।
आपकी बुक के हिसाब से बैंक ने कहा कि भैया हम बैंक ड्राफ्ट के हिसाब से बैंक ड्राफ्ट की हेल्प से हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कल के दिन अपनी कॉलेज की फीस जमा करनी है तो आप बैंक में जाओगे, वहाँ पे कैश डिपॉजिट करोगे और उसके बदले पर आपको क्या मिल जाएगा, बैंक ड्राफ्ट, आप उसकी हेल्प से पेमेंट कर सकते हो। आपकी बुक में एक और वर्ड है मेल ट्रांसफर, उसकी भी उससे की मेल ट्रांसफर की हेल्प से भी आप पेमेंट कर सकते हो। टेलीग्राफिक ट्रांसफर, इसकी हेल्प से भी आप पेमेंट करवा सकते हो। किससे? बैंक से, कमर्शियल बैंक से। भी कमर्शियल बैंक का क्या है, फंक्शन है। आज के टाइम पर और भी चीज़ें हैं। NEFT, ये आपको सर्च करना है। NEFT क्या है, RTGS क्या है, IMPS क्या है, इन तीनों की हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, लिख लो इसको। NEFT, RTGS और IMPS। ठीक है, इसको सर्च करो, तीनों को देखो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इन तीनों की हेल्प से आज के प्रेजेंट टाइम पर ट्रांसफर ऑफ फंड्स होते हैं। ठीक है, आज जो नेक्स्ट वाला जो मेरे पास पॉइंट है, फंक्शन है, वो कौन सा है, 6th वाला फंक्शन है, वो एजेंसी फंक्शन है। यहाँ पे कितने ABCDEFE तक यहाँ पे पॉइंट दिए। एजेंसी फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो कमर्शियल बैंक है वो एज ए एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ध्यान से समझना, एजेंसी फंक्शन में क्या है कि हमारे पास जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे काम कर रहा है, एज ए एजेंट के रूप में काम कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, एजेंसी फंक्शन को जब आप समझोगे तो आप बोलोगे कि बैंक एज ए एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो क्या क्या काम कर सकता है, पहले वाले पॉइंट में जब आप देखोगे ए वाले पॉइंट पर, तो बैंक हमारे बिहाफ में पेमेंट कर सकता है। अगर मेरी कोई LIC की प्रीमियम ड्यू है, या जैसी उसकी ड्यू डेट आएगी तो बैंक सीधा ही पेमेंट कर देगा। इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कि हमने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे कि जैसी मेरी प्रीमियम आएगी सीधा आप खुद ब खुद पेमेंट कर देना। मेरे टेलीफोन के बिल आप सीधा पे पेमेंट कर देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर के बिल सीधा आप इनकी पेमेंट कर देना। समझ में आ गया? तो मेरे भी हाथ में कौन पे पेमेंट करने वाला है, कमर्शियल बैंक पेमेंट कर लेगा। ये बैंक के कौन से फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन है। यहाँ पर बैंक किस तरीके का रोल परफॉर्म कर रहा है, एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सेम इसी तरीके जब आप बी वाला पॉइंट पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बैंक हमारे बिहाफ में कलेक्शन भी करता है। ठीक है, अगर सपोज करते हैं, मैंने कहा कि मुझे कहीं से अगर पेंशन मिल रही है, अगर किसी व्यक्ति को कहीं से अगर पेंशन मिल रही है तो पेंशन को रिसीव करने का काम या कलेक्ट करने का काम भी किसका है, कमर्शियल बैंक का है। वो उस व्यक्ति या उस पर्सन के बिहाफ पर उस पेंशन को कलेक्ट कर सकता है। कौन? कमर्शियल बैंक कर सकता है। एक वहां पे तुमको एक वर्ड दिखने वाला है, डिविडेंड। पहले इस डिविडेंड को समझ लो होता क्या है। डिविडेंड को आप किस तरीके से समझोगे, अगर आपने किसी कंपनी के कोई शेयर्स खरीद रखे, ध्यान से समझना, जब मैं किसी कंपनी के कोई शेयर्स खरीदता हूं तो मैं उस कंपनी को पेमेंट करता हूं, मेरे जेब से पैसा जाएगा और मुझको बदले पर क्या मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब कंपनी क्या करेगी, उन पैसों की हेल्प से बिजनेस करेगी। बिजनेस करने के बाद जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, ध्यान से समझो, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, हिस्सेदारी, अगर मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, हिस्सेदारी खरीदी, तो मेरी जेब से पैसा निकल के कहाँ पर गया, कंपनी के पास गया। कंपनी उस पैसे से क्या करेगी, बिजनेस करेगी। बिजनेस करने के बाद कंपनी को क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। और जो उस प्रॉफिट का जो पार्ट वो मुझे वापस करेगी उसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं। समझ में आ गया? तो डिविडेंड्स एक तरीके से मेरे लिए क्या है, इनकम। मैं फिर से समझा रहा हूं, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मेरी जेब से पैसा निकला, किसके पास गया, कंपनी के पास गया। कंपनी उस पैसे से क्या करेगी, बिजनेस करेगी। और बिजनेस करने का जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का जो पार्ट वो मुझे वापस करने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। और डिविडेंड मेरे लिए क्या, एक तरीके की इनकम है। समझ में आए? तो इसका कलेक्शन का काम भी कौन करेगा, कमर्शियल बैंक करेगा। और जब कमर्शियल बैंक मेरे बिहाफ में डिविडेंड की इनकम को कलेक्ट कर रहा है तो वो उसका कौन सा फंक्शन है, वेरी गुड, एजेंसी फंक्शन है। इतनी बात समझ में आ रही? इसी सेम तरीके से बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट की इनकम भी रिसीव करता है, कलेक्ट करता है मेरे बिहाफ में। अगर मुझको कहीं से इंटरेस्ट इनकम आनी हो तो बैंक मेरे बिहाफ में उसको कलेक्ट कर सकता है। एजेंसी फंक्शन समझ में आ रहा है? सी वाले पॉइंट में देखो, यहाँ पे एजेंट के रूप में, यहाँ पर तुम्हें दिखेगा यहाँ पे डीमैट अकाउंट या डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसको अभी सिंपल इस तरीके से हम समझो कि जब आप किसी कंपनी के शेयर से डिबेंचर्स खरीदते हो, अगर मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा हुआ है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे या फिर बॉन्ड खरीदे, तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर मिल रहे हैं। ठीक है, फिजिकल फॉर्म पर नहीं मिल रहे। किस फॉर्म पर मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पर मिल रहे हैं। और जहां पर आप उनको रखोगे उसको हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी के मैं अगर शेयर से डिबेंचर बॉन्ड वगैरह खरीदूंगा तो मैं उनको जिस फॉर्म में रख रहा हूँ उस अकाउंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, डीमैट अकाउंट बोल रहा हूँ। डीमैट की फुल फॉर्म याद रखना, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट, जहां पर आपके शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह रहते हैं। तो ये डीमैट भी कौन खोल के देता है हमको, कमर्शियल बैंक की हेल्प से हम डीमैट को ओपन करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट में आप देखोगे भैया ट्रस्टी, तो ट्रस्टी ऑफ एस्टेट्स वाले पॉइंट में यहाँ पे देखो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भैया आगे कोई नॉमिनी हो ही ना,
या पता ही ना चले कि उसका एग्जीक्यूटर कौन है, किसी के पास कोई बहुत प्रॉपर्टी या संपत्ति है तो उसके एस्टेट, उसका ट्रस्टी का उसकी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी का काम भी कौन करता है, ये कमर्शियल बैंक्स करता है, ठीक है, उसके विल के हिसाब से, ठीक है, उसकी डेथ के बाद। एक फंक्शन ये भी। फंक्शन एक और जो लास्ट वाला ई वाला पॉइंट है यहाँ पर है कि जो कमर्शियल बैंक है हमारे ब्याफ में अगर मुझको कोई फॉरेन एक्सचेंज करना हो, ध्यान से समझना, अगर मुझको क्या करना हो, सेल और परचेज करना हो, फॉरेन एक्सचेंज करना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, ठीक है, अगर मुझको क्या करना हो, फॉरेन एक्सचेंज करना हो, तो वहाँ पर भी मेरी मदद कौन करने वाला है, कमर्शियल बैंक मेरी हेल्प करेगा। समझ में आया? अगर मान लो मेरा कुछ इस तरीके का बिजनेस है कि मैं चाइना से कुछ सामान इंपोर्ट करता हूँ, उसको भारत में मैं बेचता हूँ, तो मुझे अगर वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी तो मुझे चाइना की करेंसी की में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो कन्वर्जन का काम है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज का काम है, किसकी हेल्प से मैं करूँगा, ये भी मैं कमर्शियल बैंक्स की हेल्प से करूँगा। तो सारे के सारे कौन से फंक्शन थे, एजेंसी फंक्शंस है, आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब आप इनको बुक से एक बार पढ़ लो, आपको चीज़ें मेरे हिसाब से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ मनी, जो 7th वाला पॉइंट है ना, इसको मुझे बहुत डिटेल से आगे आपके साथ चर्चा करनी है। फिलहाल आप इसको इस तरीके से समझो कि हमारे यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है उसका एक काम ये भी है कि वो पैसों को क्रिएट कर सकता है क्या, करता है। अब वो कैसे क्रिएट करता है इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है। तो आज जो हमने कंप्लीट करा है आपके साथ, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया क्या क्या चीज़। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में कितने फंक्शन है आपकी बुक में दिए हुए, टोटल 7 फंक्शन है, जहाँ पे पहला वाला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा वाला गिविंग क्रेडिट और लोन, इनमें हमने डिटेल में हमने बात कर ली है। गिविंग क्रेडिट और लोन में हमने किस किस में बात करी थी, टर्म लोन्स और आउटराइट लोन्स में हमने बात कर ली थी, कैश क्रेडिट पर हमने बात कर ली थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ में हमने बात कर ली है, हाउसिंग बिल्डिंग और होम लोन में हमने बात कर ली थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन से कार लोन पर हमने बात करी थी, जैसे कि एजुकेशन लोन पर हमने बात करी है, लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हमने बात करी। आगे फिर हमने बात करी डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो 3rd फंक्शन था किसका, कमर्शियल बैंक का। और उसके बाद जो हमने बात करी पेमेंट फैसिलिटी थ्रू चेक, ये 4th फंक्शन था। 5th में हमने ट्रांसफर ऑफ फंड्स में बात करी थी। 6th में एजेंसी फंक्शंस में अभी हमने जस्ट अभी बात करी है। 7th वाला जो क्रिएशन ऑफ मनी है, इसको अभी सिंपल आप इस तरीके से समझो कि हमारे यहाँ पे बैंक जो है कमर्शियल बैंक है वो मनी को क्रिएट कर सकता है। किस तरीके से क्रिएट करेगा इसको हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। आने वाली क्लास पर हम क्रिएशन ऑफ मनी की चर्चा बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।